Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. This is me Arish Fatima and welcome back to my YouTube channel Indulge Learning. सो जिससे अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन। सो आज की जो वीडियो है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड है। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था ट्रांसपोर्टेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कुछ डेफिनेशंस के बारे में, कुछ टर्म्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी सो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। सो प्लीज़ इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो प्रॉब्लम को समझना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। सो आज जो वीडियो है वो एक मैं प्रॉब्लम के साथ वीडियो लेके आई हूँ आपके पास। वीडियो में हमारे पास एक सवाल है। सवाल किस बारे में है? एक सवाल दिया हुआ है कि सनरे ट्रांसपोर्ट कंपनी है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का सवाल है तो ट्रांसपोर्ट कंपनी होगी। ट्रांसपोर्ट कंपनी शिप्स ट्रक लोड्स ऑफ ग्रेन फ्रॉम सिलोज टू 4 मिल्स। कि एक सनरे ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो कि लोडेड ट्रक जो है उसमें ग्रेन्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करती है। कहाँ से? सिलोस से लेके 4 मिल्स तक। जहाँ से सामान ट्रांसपोर्ट होगा वो सोर्सेज होगा और जहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा वो डेस्टिनेशन होगी। यानी भाई यहाँ पे सिलोस हमारी सोर्सेज हैं और यहाँ पे जो 4 मिल्स हैं हमारी ये इनकी डेस्टिनेशंस हैं। द सप्लाई एंड डिमांड इन द ट्रक लोड्स टुगेदर विद द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट CIJ आर इन हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स पर ट्रक लोड ऑन द डिफरेंट रूट्स आर समराइज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। अब इसमें आगे ये बताया जा रहा है कि सप्लाई और डिमांड जो है वो ट्रक लोड में टुगेदर विद द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो हंड्रेड्स, मतलब वैल्यू बताई गई है, करेंसी बताई गई है कि $100 में वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो होती है, उनकी कॉस्ट $100 में जाती है। लेकिन वो जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो डिफरेंट रूट्स से जाती है। अब वो डिफरेंट रूट्स कौन कौन से हैं ये सारे जो हैं वो समराइज़ किए गए हैं इस टेबल में। इस टेबल की अंडरस्टैंडिंग भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ दोबारा से। ये हमारे सोर्सेज हैं, ठीक है। रोज़ में हमारी सोर्सेज गिवन होती है, कॉलम्स में हमारी डेस्टिनेशंस गिवन होती है, कॉलम्स के एंड में उसकी डिमांड होती है और सोर्सेज के एंड में उसकी सप्लाई गिवन होती है। अब यहाँ पर ये बता रहा है, यहाँ पर अगर मैं X11 की बात करूँ ये यहाँ पर हमारी कॉस्ट होती है। ये जो वैल्यूज़ है ना ऊपर लिखी हुई ये कॉस्ट होती है, ट्रक लोड की कॉस्ट है। यानी कि सिलोज 1 से लेके मिल 1 तक ले जाने के जो ट्रक लोड की कॉस्ट है वो $100, क्योंकि $100 से भी गिवन है तो हम कह लेते हैं कि $100 है उसकी कॉस्ट। यहाँ पर अगर इसकी बात करूँ तो इसका मतलब है कि सिलोस 2 से लेके मिल 1 तक ट्रक लोड ले जाने की जो कॉस्ट है वो $1200 है। तो इस तरह हम इसको इंटरप्रेट करते हैं कि सारे का सारा टेबल इस तरह है। अब ये इनके एंड में इनकी सप्लाई लिखी और इनकी डिमांड लिखी है। अब सवाल हल करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो मॉडल है बैलेंस्ड है कि नहीं है। अब वो चेक करने के लिए हम देखते हैं कि क्या हमारी सप्लाई और डिमांड बैलेंस है कि नहीं। तो उनका बैलेंस हम कैसे चेक करेंगे? बहुत सिंपल है। सप्लाई की जितनी भी वैल्यूज़ हैं 15, 25, 10 उन सबको ऐड करें और उसके बाद डिमांड की जितनी भी वैल्यूज़ गिवन है उन सबको ऐड करें। अगर दोनों का आंसर सेम आता है दैट मीन्स कि वो दोनों बैलेंस्ड हैं। अगर दोनों का आंसर सेम नहीं आता दैट मीन्स वो अनबैलेंस्ड है। जब अनबैलेंस्ड कंडीशन आपके पास आ जाती है तो फिर आप डमी सोर्सेज और डेस्टिनेशंस लगा के खुद से लगा के उस मॉडल को बैलेंस करते हैं, फिर ही आप नेक्स्ट स्टेप तक प्रोसीड कर सकते हैं। क्योंकि सवाल हल करने के लिए बैलेंस का मॉडल का बैलेंस्ड होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इस सवाल में जो हमारा मॉडल है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। एज सप्लाई एज डिमांड इज इक्वल। अब हम आते हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिथम की तरफ। ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिथम में प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जो सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास वो होता है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का। और ये भी बताया था कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को मालूम करने के 3 मेथड होते हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट स्क्वायर्ड मेथड एंड वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। लेकिन हम यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को यूज़ करेंगे, आसान है समझना बहुत। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के भी 3 स्टेप हैं, जिसमें पहला स्टेप आता है एलोकेट एज मच एज पॉसिबल टू द एसोसिएटेड सेल बाय एडजस्टिंग देयर सप्लाई एंड डिमांड। और ये किस तरह एडजस्ट होती है ये भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में हम यहाँ पे अब एलोकेशन करेंगे। अब हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का 4th स्टेप जो है वो फॉलो करेंगे, जिसमें हमें एलोकेशन करनी है। अब एलोकेशन करनी है हमें इस सेल में, हम स्टार्ट इससे करेंगे नंबर 1 से। लेकिन एलोकेशन इस तरह करनी है कि सप्लाई और डिमांड जो है वो भी बैलेंस रहे, वो भी एडजस्टेड रहे। कैसे? अगर और मुझे जो हमें वैल्यूज़ एलोकेट करनी होती है ना वो डिमांड और सप्लाई में से ही करनी होती है। अब मुझे देखना है कि मैं यहाँ पे 5 एलोकेट करूँ या 15 एलोकेट करूँ, तो मैं वो वैल्यू यहाँ पे एलोकेट करूँगी जो दोनों का पार्ट होगी। तो 5 ऐसी वैल्यू है जो दोनों का पार्ट है, क्योंकि 5 इसमें तो आता है, 15 5 में नहीं आता। तो हम यहाँ पर वैल्यू एलोकेट करेंगे 5। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो भी वैल्यू आप एलोकेट कर दो, अब ये वैल्यू आपने यहाँ एलोकेट कर दी तो ये वैल्यू हो गई
0। जो वैल्यू आप एलोकेट कर दोगे वो सप्लाई या डिमांड जहाँ से भी आपने एलोकेट की है उसकी अपोजिट से आप माइनस कर दोगे। यानी ये 5 आपने यहाँ एलोकेट किया है डिमांड में से, तो यही 5 यहाँ आप सप्लाई में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर जो न्यू वैल्यू बचेगी वो बचेगी 10। अब उसके बाद स्टेप क्या था कि आपको जो है रो और कॉलम को क्रॉस आउट करना है जो कि 0 हो जाए। अब यहाँ पे हमारी रो 0 हुई है या कॉलम 0 हुआ है। सो इस सिचुएशन में हमारे पास कॉलम जो है वो 0 हुआ है क्योंकि डिमांड यहाँ पे 0 हो गई, तो इसके जो दोनों एलिमेंट्स होंगे हम उनको कर देंगे क्रॉस। अब ये स्टेप पूरा हो गया। अब हम दोबारा एलोकेशन की तरफ आएंगे यहाँ पर। अब हमने देखना है कि हम यहाँ पर क्या एलोकेट करें। हम यहाँ पर 10 एलोकेट करें या हम यहाँ पर 15 एलोकेट करें। तो हम 10 एलोकेट करेंगे। 10 इज़ पार्ट ऑफ 15 बट 15 इज़ नॉट पार्ट ऑफ 10। सो 10 अगर मैं यहाँ पे एलोकेट कर दूँगी तो ये यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पर 10 की हो जाएगी एलोकेशन। 10 की एलोकेशन होगी तो वही 10 यहाँ से माइनस होगा, तो यहाँ पे जो न्यू वैल्यू बचेगी हमारे पास 5 बच जाएगी। अब वही स्टेप, जो भी कॉलम या रो 0 हो गई है तो उसे क्रॉस आउट कर दें। यहाँ पे जो हमारी रो है इस दफ़ा वो 0 हो गई है तो हम इसको कर देते हैं क्रॉस आउट। अब दोबारा एलोकेशन की तरफ आना है। अब हम यहाँ पे एलोकेशन की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 5 है, यहाँ पर हमारे पास 25 है। सो ऑब्वियसली कि यहाँ पर हम 5 एलोकेट करेंगे एज 5 इज़ पार्ट ऑफ 25। तो 5 यहाँ पर अगर हमने एलोकेट किया तो ये 5 यहाँ से कैंसिल हो गया, अब यहाँ 0 हो गया और यहाँ पर हमारे पास ये 5 यहाँ से माइनस करेंगे तो 20 बच जाएगा। अब जो भी रो और कॉलम 0 होगी उसे क्रॉस आउट कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास कॉलम 0 हो गया तो हम इसके बाकी एलिमेंट्स को कर देंगे क्रॉस। अब दोबारा एलोकेशन की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 20, यहाँ पे हमारे पास है 15। सो इट्स ऑब्वियस कि इस दफ़ा हम 15 एलोकेट करेंगे क्योंकि 15 जो है वो दोनों में है, मतलब कॉमन वैल्यू 15 यहाँ भी है 15 यहाँ भी। आप कॉमन की तरह भी समझ सकते हैं, आप लेस वैल्यू के हिसाब से भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मुझे कॉमन ज़्यादा इजी लगता है तो मैं उस हिसाब से करती हूँ। तो इस दफ़ा हम 15 एलोकेट करेंगे। 15 एलोकेट किया तो ये यहाँ पर हो गया 0, यहाँ 0 हो गया तो यही 15 यहाँ से माइनस होगा तो अब यहाँ बच जाएगा 5। अब जो भी रो और कॉलम 0 होगी, इस दफ़ा हमारे पास कॉलम 0 हुआ है तो ये हमारे पास हो गया क्रॉस आउट। अब दोबारा एलोकेशन की तरफ आएंगे। यहाँ पे हमारे पास 5 है, यहाँ पे हमारे पास 15 है, तो यहाँ पर जो वैल्यू एलोकेट होगी वो 5 होगी क्योंकि 5 छोटी वैल्यू है, दोनों का पार्ट है। 5 यहाँ पे एलोकेट कर दिया तो यहाँ पर हो गया 0। अब जो भी रो और कॉलम 0 हो जाएगा। अब ये रो तो हो गई ख़त्म, अब इसका जो कॉलम है वो हो गया 0। अब यहाँ पर हमने 5 एलोकेट किया तो 5 एलोकेट करने के बाद हमारी रो 0 हो रही है लेकिन कॉलम 0 नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे क्रॉस आउट करने का ऑप्शन नहीं है, तो यानी ये क्रॉस आउट यहाँ पर नहीं होगा। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ क्योंकि कॉलम जो है वो अभी भी हमारा रहता है। सो इन दोनों में हम देखेंगे अब हम कौन सी वैल्यू एलोकेट करेंगे। एंड वन थिंग जो मैंने मिस कर दी वो ये कि जब हमने 5 यहाँ से एलोकेट किया तो वही 5 हम यहाँ से माइनस भी करेंगे, तो यहाँ से 5 माइनस होने के बाद ये वैल्यू बन जाएगी 10। अब 10 हम यहाँ से एलोकेट कर देंगे। अब चाहे यहाँ से एलोकेट कर दें या यहाँ से एलोकेट कर दें। जब 10 फॉर सपोज यहाँ से हमने 10 एलोकेट कर दिया तो ये यहाँ 0 हो गया और यही 0 यहाँ से माइनस होगा, यही 10 यहाँ से, तो ये भी 0 हो जाएगा। सो इस तरह आपके पास एंड में ये वैल्यूज़ जो है वो सप्लाई एंड डिमांड की एडजस्ट होने के बाद 0 0 रह जाएंगी। सो ये हमने कर दी सारी की सारी एलोकेशन, ठीक है। अब एक चीज़ मैं इनको थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देती हूँ, 5 10 5 15 5 और 10 कि इनमें हमारे बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं। वो वेरिएबल्स जो कि हमने एलोकेट किए हैं खुद से वो हमारे कहलाते हैं बेसिक वेरिएबल्स, और इसके अलावा ये जो क्रॉस्ड आउट है ना ये हमारे कहलाते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल्स। अब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमने अभी तक मालूम नहीं किया, ये उसका आधा हिस्सा है। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मालूम करने के लिए एक्चुअली हम कॉस्ट मालूम करें कि इनिशियल कॉस्ट जो फिजिबल कॉस्ट है वो कितनी हो सकती है, तो वो हम मालूम करेंगे जेड रो में। जेड रो में हमारे पास आते हैं इन सवालों में सारे वेरिएबल्स, लेकिन यहाँ पे हम बेसिक वेरिएबल्स की बात करेंगे क्योंकि हमारे पास वैल्यू है। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में आप बेसिक वेरिएबल्स की मदद से ही जो है वो कॉस्ट मालूम करते हैं। अब जेड रो में हमारे पास वेरिएबल्स आएंगे बेसिक, यानी कि 5 10 5 15 5 एंड 10। लेकिन कॉस्ट किस तरह मालूम होगी, हम उसी के वेरिएबल को उसी की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वेरिएबल इसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगा, ये इसकी कॉस्ट से, ये इसकी कॉस्ट से और ये इसकी कॉस्ट से, ये सब मल्टीप्लाई होंगे और ये सब आपस में ऐड होंगे, तो हमारे पास जो इनिशियल कॉस्ट है वो आ जाएगी। सो वो यहाँ पर हम मालूम कर लेते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट वेरिएबल है 5, तो हमने यहाँ पे लिखा 5 और उसकी कॉस्ट कितनी है 10, तो वो मल्टीप्लाई होकर 10 से, और ये सब आपस में ऐड होंगे। तो मैं बारी बारी ऐड करने के बजाय एक ही दफ़ा ऐड कर देती हूँ। और उसके बाद सेकंड वेरिएबल है 10 और इसकी कॉस्ट है 2, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 2, देन अगेन प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 15 मल्टीप्लाई बाय 9, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 15 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड 5 बाय 20 एंड 10 बाय 18, 5 बाय 20 एंड 10 बाय 18। अब आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे और इन्हें कर देंगे आपस में
ऐड तो आपके पास आ जाएगी इनकी वैल्यू। अब इन सबको मल्टीप्लाई और ऐड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बन रही है दैट इज़, वो वैल्यू हमारे पास बनती है 520। अब क्योंकि डॉलर्स में गिवन है तो हम चले डॉलर्स लगा देते हैं कि $520 जो है वो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की कॉस्ट है। अब ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। अब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के बाद हम जाते हैं सेकंड स्टेप पे ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिथम के, और वो है ऑप्टिमिलिटी कंडीशन को चेक करना। लेकिन ऑप्टिमिलिटी कंडीशन को चेक करने के लिए हमारे पास नॉन बेसिक, क्योंकि बेसिक की वैल्यूज़ तो हैं, नॉन बेसिक की वैल्यूज़ नहीं है, वो नॉन बेसिक की वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है, जो कि एक थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है लेकिन बहुत ईजी है। सो अब चलते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ, जो कि है ऑप्टिमिलिटी कंडीशन को चेक करना है वेदर इट इज़ सेटिस्फाइंग और नॉट। सो अब हम आ गए हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है ऑप्टिमिलिटी कंडीशन को यूज़ करते हुए हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन और लीविंग वेरिएबल फाइंड आउट करना। लीविंग ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो हम मालूम कर रहे हैं, लेकिन लीविंग वेरिएबल हम तब फाइंड आउट करेंगे जब हम देखेंगे कि ऑप्टिमिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। कैसे, लेट्स सी। अब मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि ये जो ऑप्टिमिलिटी कंडीशन है उसमें जो हम एंट्रिंग वेरिएबल होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम मेथड ऑफ मल्टीप्लायर यूज़ करते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लायर्स जो हैं एसोसिएट कर देते हैं रो आई एंड कॉलम जे के साथ। रो आई एंड कॉलम जे के साथ कैसे एसोसिएट कर देते हैं, जैसे यू आई मतलब सोर्सेज, जे मतलब डिमांड या डेस्टिनेशंस। अब यू और वी लगा के एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट दे दिए गए, लेकिन ये यू आई एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। अब यू आई में हमारे पास यू आई का क्या मतलब है कि वो U1 भी हो सकता है, U2 भी हो सकता है, U3 भी हो सकता है, और अप टू जितनी भी सोर्सेज पॉसिबल हैं वो सारी आएंगी। सो ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। यू आई के अंदर एक सोर्स भी हो सकती है, दो सोर्सेज भी हो सकती है, तीन भी हो सकती हैं, और अनलिमिटेड हो सकती हैं। और वी जे मतलब एक मल्टीप्लायर्स हमने लगा दिए हैं सोर्सेज के साथ, यानी कि जो आई रो है, और डेस्टिनेशंस डिमांड के साथ, जो कि हमारे होते हैं कॉलम्स। जैसे कि सवाल में मैंने बताया था कि ये हमारी सप्लाई होती है, सोर्सेज होती हैं जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, हमारी डेस्टिनेशंस और डिमांड होती है जिसे हम जे से डिनोट करते हैं। इसी तरह वीजे का कॉन्सेप्ट है V1 V2 V3 जो है मतलब हमारी डिफरेंट डेस्टिनेशन। अब V1 हमारी वन डेस्टिनेशन है, V2 हमारी सेकेंड डेस्टिनेशन है। अब हमारे पास उसके बाद आती है एक इक्वेशन जो कि हेल्प आउट करती है बेसिक वेरिएबल्स फाइंड आउट करने के लिए। सो बेसिक वेरिएबल्स के लिए जो इक्वेशन है वो है यू आई प्लस वी जे इज इक्वल्स टू सी आई जे। यू आई मतलब U1 भी हो सकता है, U2 भी हो सकता है, वी जे मतलब V1 भी हो सकता है, V2 भी हो सकता है, इज इक्वल्स टू सी आई जे, यानी कि कॉस्ट हो सकती है सोर्स 1 से लेकर डेस्टिनेशन 1 तक की, यानी C11 भी हो सकता है, C12 भी हो सकता है, C13 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस तरह की इक्वेशन है। तो वो हम यहाँ पर सारी बनाएंगे। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, दिस विल हेल्प टू फाइंड नॉन बेसिक वेरिएबल्स फ्रॉम। अब हम बेसिक वेरिएबल्स, ये जो इक्वेशन है ये बेसिक वेरिएबल्स के लिए यूज़ होती है। अब बेसिक वेरिएबल्स की मदद से हम नॉन बेसिक वेरिएबल्स फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन है बेसिक वेरिएबल्स की। अब इनकी कॉस्ट हमें पता है, वेरिएबल्स की वैल्यू हमें पता है, लेकिन हमारे पास इनमें यू और वी की वैल्यूज़, यू जे और वी जे की वैल्यूज़ नहीं पता। तो पहले हम इस स्टेप के थ्रू यू और वी की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट करेंगे। अब अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे बेसिक वेरिएबल्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। अब वेरिएबल्स तो बहुत सारे थे, लेकिन मैंने यहाँ पर यही वाले वेरिएबल्स लिखे हैं, क्योंकि हमारे जो बेसिक वेरिएबल्स हैं वो यही है। यहाँ पर मैंने बताया था कि हमारे बेसिक वेरिएबल्स वो हैं जो हम एलोकेट करते हैं। तो 5, 10, 5, 15, 5 और 10 ये हमारे बेसिक वेरिएबल्स है। तो इनकी जगह इनकी जो वेरिएबल्स की वैल्यू बन रही है x11, x12, x22, x23, तो मैंने यहाँ पर वही लिखी है बेसिक वेरिएबल्स में, वही 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 4 ये वैल्यूज़ लिखी हैं, और ये उनकी इक्वेशंस हैं। अब ये उनकी इक्वेशंस ऐसे नहीं है, अब ये ब्रॉडर इक्वेशन है U1 प्लस वी जे इज इक्वल्स टू सी आई जे। लेकिन मैंने पहले बताया कि 1 जो है, आई जो है सोर्स को इंडिकेट करता है, जे जो है वो डिमांड या डेस्टिनेशन को इंडिकेट करता है। तो इसमें जो पहली वैल्यू होती है वो सोर्स की होती है, दूसरी वैल्यू जो होती है वो डिमांड की होती है। तो U1 V1 किस लिए, क्योंकि सोर्स जो है U जो है वो हमारी 1 है, और जो डिमांड है डेस्टिनेशन है सॉरी वो भी हमारी 1 है। सो U1 प्लस V1 इज इक्वल्स टू सी आई जे की जगह C11 क्यों लिखा है, क्योंकि सी आई जे मतलब कॉस्ट सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो सोर्स भी 1 है, डेस्टिनेशन भी 1 है, इसलिए ये 1, 1 लिखा है। और इस पूरे की वैल्यू जो हमारे पास आ रही थी सोर्स 1 से लेकर डेस्टिनेशन 1 तक की जो कॉस्ट थी वो 10 थी, इसलिए ये 10 है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखी थे U1 प्लस V2, क्योंकि यहाँ पर हमारी सोर्स 1 है, डेस्टिनेशन 2 है, तो U सोर्स के लिए, V डेस्टिनेशन के लिए। इस तरह हमने ये सारी वैल्यूज़ लिख दी 2, 7, 9, 20, क्योंकि x12 की जो वैल्यू है वो 2 है, x22 की जो है वो 7 है कॉस्ट की, x23 की 9 है, x24 की 20 है। सो इस तरह जो है वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी हैं।
अब ये लिखने के बाद हमें चेक करना है, ये तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग ओवरऑल वैल्यूज़ हैं, लेकिन इसमें u1 और v1 की वैल्यू कितनी है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप अज्यूम करते हैं इनमें से कोई भी इक्वेशन लें, उसमें से कोई भी वैल्यू लें, चाहे u2 लें, चाहे ये इक्वेशन लें और इसमें से v4 ले लें, चाहे फर्स्ट इक्वेशन लें और इसमें से u1 ले लें। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ही ले लेते हैं। इसको अगर आप इग्नोर करें और यहाँ पर समझे कि ये सिर्फ डायरेक्ट इसके ही बराबर है, हालांकि ये मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था, गलत नहीं लिखा हुआ। हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं और फर्स्ट इक्वेशन का u1 ले लेते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप u1 को 0 अज्यूम करें या v1 को 0 अज्यूम करें, क्योंकि जब तक 0 अज्यूम नहीं करेंगे किसी भी एक वैल्यू को तो हमें आगे की वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। ठीक, अब हमने फॉर सपोज इसको 0 अज्यूम कर लिया। अगर हमने 0 अज्यूम कर लिया है तो v1 की क्या वैल्यू होनी चाहिए जो इज इक्वल्स टू की दूसरी तरफ के बराबर हो। सो ऑब्वियसली v1 की वैल्यू 10 होनी चाहिए, तो ही वो इक्वालिटी को बराबर करेगा। सो u1 + 0 + 10 इज इक्वल्स टू 10। इस तरह हमें इक्वेशंस को बराबर करना है, इस तरह वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो इस इक्वेशन में हमारे u1 की वैल्यू आ गई 0 और v1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। अब ये जो फर्स्ट वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर चुके हैं ना, ये ओवरऑल यही वैल्यू रहेगी, हर सवाल में चेंज नहीं होगी। अब u1 हम 0 अज्यूम कर चुके हैं, यानी u1 की वैल्यू 0 ही है, तो u1 की वैल्यू इस इक्वेशन में भी 0 है। लेकिन v2 की वैल्यू यहाँ क्या होनी चाहिए कि वो इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ हो, तो कि 2 होगी तो दूसरी तरफ के 2 के बराबर होगी। सो v2 की जो वैल्यू हमारे पास बन गई वो बन गई 2। सेम इस सवाल के लिए करेंगे। तो u2 हमारे पास नहीं है लेकिन v2 तो है। अब v2 की हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है, v2 की हमारे पास वैल्यू बनी है 2। अगर ये 2 है तो u2 की जगह ऐसा क्या रखें कि 2 के साथ प्लस होकर 7 बन जाए। सो ऑब्वियसली 5 होगा। सो 5 + 2 इज इक्वल्स टू 7, यानी कि u2 हमारा आ गया 5 और v2 तो हमारा 2 है ही। अब u2 हमारे पास प्रीवियस इक्वेशन में आ गया 5। अब 5 में ऐसा क्या प्लस करें कि 9 बन जाए, तो वो 4 होगा। 5 + 4 9, तो यानी कि u2 या इस इक्वेशन में 5 है और जो हमारा v3 है वो बन गया है 4। इस तरह हम बाकी की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट करेंगे। अब ये सारी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर चुकी हूँ और उसके बाद हम ये वैल्यूज़ को लिख लेंगे। हमारे पास u की कितनी सोर्सेज कितनी है, u1 u2 एंड u3, 3 सोर्सेज हैं और तीनों की u1 की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, u2 की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है और u3 की वैल्यू हमारे पास 3। इसी तरह हमारे पास जो डेस्टिनेशन है वो 4 है, तो वो 4 की वैल्यू हमारे पास v1 हमारे पास है 10, v2 है हमारे पास 2 एंड v3 इज़ 4 एंड v4 इज़ 15। इस तरह हम बेसिक वेरिएबल्स की हेल्प से पहले मालूम करेंगे वैल्यूज़, सोर्सेज और डेस्टिनेशन की। तो ये हमने वैल्यूज़ मालूम की हैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। इस स्टेप के बाद जो है ये स्टेप करना ज़रूरी है ताकि हम नेक्स्ट स्टेप तक प्रोसीड कर सकें। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है, जैसे हमने ये इस तरह इनकी हेल्प से हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की। अब क्योंकि हमें एक्चुअल में ये वैल्यूज़ चाहिए थी, अब इन वैल्यूज़ की मदद से हम हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल्स फाइंड आउट करेंगे। अब नॉन बेसिक वेरिएबल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, नॉन बेसिक, सबसे पहले तो नॉन बेसिक वेरिएबल्स लिखेंगे। नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं हमारे पास वो सारे जिन्हें हम क्रॉस आउट कर चुके थे, यानी कि x1 3 1 4 2 1 3 1 3 2 3 3। अब ये सारे के सारे वेरिएबल्स हम यहाँ पर लिखेंगे पहले। ये मैंने लिख ली यहाँ पे सारे वेरिएबल्स है कि मैंने प्रीवियस ये बताया था कि ये जो हमारी इक्वेशन होती है ये होती है बेसिक वेरिएबल्स के लिए, लेकिन अब हम डील कर रहे हैं नॉन बेसिक के साथ। तो नॉन बेसिक के लिए इस इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज आता है। वो क्या चेंज आता है कि ये जो Cij है ये इज इक्वल्स टू के इस तरफ आ जाता है, इज इक्वल्स टू 0 रह जाता है वो। तो नॉन बेसिक के लिए जो इक्वेशन बन रही है वो ये बन रही है ui + vj - Cij इज इक्वल्स टू के बजाय -Cij है। तो नॉन बेसिक के लिए इक्वेशन हमारी ये है। सो ये हमने इक्वेशन लिख दी। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है वो हम यहाँ पर वैल्यूज़ लिखेंगे। वैल्यूज़ कैसे लिखेंगे, जो u है वो सोर्स को, यानी कि u और यहाँ पर सोर्स है हमारी 1 + v3 क्योंकि डेस्टिनेशन है हमारी 3 माइनस c कॉस्ट है हमारी, सॉरी सोर्स है हमारी 1 और डेस्टिनेशन है हमारी 3। सो इस तरह ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो लिखी जाएंगी। तो पहले तो हम ये सब लिखेंगे, इन सब
नॉन बेसिक के लिए ये सारी इक्वेशन बनाएंगे। अब इन इक्वेशंस की वैल्यूज़ भी तो हमें लिखनी है। अब इन इक्वेशन की वैल्यूज़ हम कैसे लिखेंगे, ये u और v की वैल्यूज़ हम पीछे फाइंड आउट करके आ चुके हैं और कॉस्ट की वैल्यूज़ हमारे पास जो है वो टेबल में गिवन है। कैसे, u1 की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट की, 0। u1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 0 और उसके बाद जो सेकंड है v3 और v3 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 4। सो 0, 4 और कॉस्ट की वैल्यू हमें मिलेगी इस टेबल में से। हमारा बेसिक वेरिएबल्स कौन सा है, 1, 3 के साथ हम डील कर रहे हैं तो इसकी कॉस्ट कितनी बन रही है 20। तो इस हिसाब से हम इसमें वैल्यू रखेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 0, 4 माइनस 20। इस तरह हम वैल्यूज़, ये इसका नहीं है, मैं सिर्फ इसी के लिए सॉल्व कर रही हूँ। सो आई होप कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं इसमें। सो ये हमने इस तरह इक्वेशन बनाई, इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ रखी, तो वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बन रहा है दैट इज़ -16। तो ये मैंने एक वेरिएबल के लिए वैल्यूज़ फाइंड आउट की। इस तरह की जो सारे नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं हम सबकी ही इसी तरह वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। u और v की वैल्यूज़ आपको प्रीवियस स्टेप से मिल जाएंगी और कॉस्ट की वैल्यूज़ आपको टेबल से मिलेंगी। तो इस तरह हम सबकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। टाइम, वीडियो लंबी हो जाती है, टाइम कम होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो डायरेक्ट लिख देती हूँ। जो फर्स्ट वेरिएबल है उसके लिए हमारे पास बन रही है -16, जो आपके सामने मैंने फाइंड आउट की। उसके बाद नेक्स्ट के लिए हमारे पास बन रही है 4, फिर बनती है हमारे पास 3, देन बनती है हमारे पास 9, देन -9 एंड -9। ठीक है, अब ये हमने ये सारा स्टेप कर लिया और ये हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आ गया। वेरिएबल्स मैंने यहाँ पर नहीं लिखे, वो आप खुद से भी लिख लीजिएगा। ये ऑब्वियस है कि हमने किस तरह फाइंड आउट किया। अब हमें चेकआउट करना है कि क्या ऑप्टिमलिटी कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमने जेड रो बनानी है, जेड रो में हमने सारे वेरिएबल्स लिखने हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने बेसिक वेरिएबल्स की जगह 0 लिखा है। हम जो जेड रो बनाएंगे वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ तो हमारे पास आ गई, 1, 3 की -16 आई, उसके बाद जो 1, 4 है उसकी 4 आई। अब उसकी वैल्यूज़ तो मैंने एज इट इज़ पुट की हैं, लेकिन जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स है उसकी जगह 0 पुट अप की हैं। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है वो बेसिक वेरिएबल्स हमारे बराबर होते हैं 0 के। मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि एडजस्ट किया है बेसिक वेरिएबल्स को 0, बिकॉज इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो बेसिक वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे 0 होते हैं। तो 0 लिख दिया मैंने। अब हम देखते हैं कि क्या ऑप्टिमलिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो ऑप्टिमलिटी कंडीशन कैसे होगी सेटिस्फाई? हमारा सवाल है मिनिमाइजेशन का। मिनिमाइजेशन में जेड रो की सारी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन स्टिल -16 है, -9 है, -9, लेकिन अभी भी 3 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो पॉजिटिव है, यानी कि ये फिलहाल जो है ऑप्टिमलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर सब नेगेटिव होती तो हम यहाँ पर रुक जाते, जो कि एल्गोरिथम में मैंने बताया था, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब हम जाएंगे हमारे थर्ड स्टेप की तरफ, फीजिबिलिटी कंडीशन की तरफ। अब फीजिबिलिटी कंडीशन मतलब क्या, हमें आइट्रेशन करनी है। अब हमें न्यू टेबल बनाना है। अब न्यू टेबल बनाने के लिए हमें एंटरिंग वेरिएबल और लीविंग वेरिएबल चाहिए। सो एंटरिंग वेरिएबल और लीविंग वेरिएबल जो है वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब सिंप्लेक्स मेथड में एक चीज़ और थी कि इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन द मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जेड रो इज एंटरिंग वेरिएबल एंड इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ जेड रो इज एंटरिंग वेरिएबल। लेकिन ये मिनिमाइजेशन का सवाल है, तो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो होगी जेड रो की वो हमारा एंटरिंग वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे जो 4, 3 और 9 ये 3 पॉजिटिव है, लेकिन जो मोस्ट पॉजिटिव है वो 9 है, क्योंकि सबसे बड़ी पॉजिटिव ये है। सो हमें यहाँ पर हमारा एंटरिंग वेरिएबल मिल गया जो कि है 9। अब 9 किसकी जगह आ रहा है? x31 की जगह, यानी कि जो टेबल में हमारा x31 है, अब न्यू टेबल में वो हमारा एंटरिंग वेरिएबल हो जाए, वो हमारा बेसिक वेरिएबल बन जाएगा। और हम अब ये इन्हीं में से अब एक लीविंग निकालेंगे यहाँ से, लेकिन वो लूप के थ्रू निकालेंगे। अब x31 को एज एंटरिंग वेरिएबल चुनने का क्या मतलब है? x31 एज एंटरिंग वेरिएबल मीन्स शिपिंग थ्रू दिस रूट रिड्यूसेस कॉस्ट, कि अगर हम इस रूट के थ्रू अगर हम शिपिंग करते हैं तो हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाएगी। कैसे? कि अगर हम सोर्स 3 से लेके डेस्टिनेशन 1 तक जाते हैं तो हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। इसका मतलब है ये। लेकिन अब हमें जाना है थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि हमारा फीजिबिलिटी कंडीशन, जिसके थ्रू हम लिविंग वेरिएबल जो है हमारा फाइंड आउट करते हैं। टू फाइंड अ लिविंग वेरिएबल वी विल मेक अ लूप। अब लूप की कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। दैट इज़ द लूप स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द एंटरिंग वेरिएबल। लूप वहीं से स्टार्ट होगा और वहीं पर एंड होगा जो हमारा एंटरिंग वेरिएबल है। एंड इट ऑल्टरनेट्स बिटवीन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू बैलेंस डिमांड एंड सप्लाई एट द सेम टाइम। और ये जो हम लूप बनाते हैं ना, ये ऑल्टरनेट करता है माइनस और प्लस के दरमियान, ताकि बैलेंस रख सकें हम सप्लाई और डिमांड को। कैसे? अब टेबल हमारा वही है जो हम पहले बना के आए थे, जो सवाल में हमारा टेबल के अंदर, टेबल ये वाला वही है। अब इसमें हमारा जो एंटरिंग वेरिएबल है वहाँ से हमें लूप स्टार्ट करना है और यहीं पे लूप एंड भी करना है।
क्योंकि बेसिक और जो लूप बनाने के लिए हम जो वैल्यूज़ इस्तेमाल करेंगे ना वो बेसिक वेरिएबल्स की होंगी। आप देखिए तो मैंने नॉन बेसिक की वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं लिखी क्योंकि हमें सिर्फ बेसिक की वैल्यूज़ चाहिए। और एंटरिंग वेरिएबल हमने यहाँ पे ऐड किया क्योंकि हम जो न्यू अब टेबल बनाएंगे उसमें ये हमारा ये वाली वैल्यू जो है वो होगी। अब लूप बनाने, लूप का मतलब एक इस तरह क्लोज, ये जो लूप बनते हैं ना इस तरह, वो बनाने। लेकिन लूप बनाने के लिए आप लूप को स्टार्ट और एंड करना है ना, तो उसकी दो कंडीशंस है। आप यहाँ से इस तरह स्टार्ट करके यहाँ पर आ सकते हैं या आप यहाँ से इस तरह भी यहाँ आ सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी, आप इस तरफ से ले जाएं या इस तरफ से। लेकिन कंडीशन ये है कि सप्लाई और डिमांड बैलेंस होनी चाहिए। तो आप देख लें कि इस तरह से आपको बैलेंस मिल रही है, आपको इस तरफ से बैलेंस मिल रही है। लेट्स से कि हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं तो जहाँ से भी आप लूप स्टार्ट करते हैं वहाँ पे आप प्लस की साइन इंडिकेट करते हैं, ठीक है, एलोकेट करते हैं। प्लस की साइन एलोकेट कर दी। अब ये जा रहा है इस तरफ लूप, और जहाँ तक जाएगा वहाँ माइनस की साइन एलोकेट करेंगे। फिर लूप कंटिन्यू करना है। अब लूप हम यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ पे प्लस की साइन एलोकेट कर देंगे। अब 10 से 5 की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हम माइनस एलोकेट करेंगे। अब 5 के बाद देखिए 15 है और 5 है। अब हम 15 तक लूप लेके जाएं या 5 तक, तो हमें डिसाइड करना है। डिसाइड कैसे करना है, हमें देखना है कि अगर मैं 15 तक लेके जाता हूँ तो क्या मैं आगे लूप कंटिन्यू कर सकता हूँ। सो सी, अगर हम 15 तक लेके जाते हैं तो लूप इस तरह कंटिन्यू नहीं करना, हमें एक ही स्टेप में कंटिन्यू करना है इसको। तो हम 15 तक नहीं लेके जाएंगे, हम इस लूप को यहाँ से 5 तक लेके जाएंगे। माइनस है तो यहाँ प्लस इंडिकेट करिए क्योंकि यहाँ से हम लूप को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ से कंटिन्यू किया, यहाँ माइनस, और यहाँ पर आके लूप हो गया हमारा एंड। ठीक, अब ये हमने बना लिया लूप। अब लूप में हमने ये माइनस और प्लस क्यों एलोकेट किया है, ये सप्लाई और डिमांड को बैलेंस रखने के लिए और आगे जाके थीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए। माइनस और प्लस से सप्लाई और डिमांड कैसे इक्वल हो रही है, जैसे यहाँ पर है प्लस प्लस यानी कि 1, ठीक। यहाँ से हम ऊपर की तरफ गए तो हमारी वैल्यू है 5, लेकिन 5 के ऊपर है माइनस, यानी कि माइनस प्लस के साथ भी 1, माइनस के साथ भी 1, यानी कि इस 5 से -1 होगा तो इसकी न्यू वैल्यू बन जाएगी 4। तो यहाँ पर ये 4 और यहाँ पर ये 1 दोनों ऐड होकर 5 बन रहे हैं, तो ये इस डिमांड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये डिमांड इक्वल हो रही है। इसी तरह ये सप्लाई को भी इक्वल करेगा। कैसे, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 10 है, 10 और साथ में प्लस है, यानी कि इसमें 1 ऐड होगा तो ये बन जाएगा 11। अब ये 11 और ये 4 दोनों ऐड होकर 15 बन रहे हैं, तो इस तरह ये सप्लाई को भी बैलेंस कर रहे हैं। अब सेम ये यहाँ पे 11 है, 11 यहाँ पे 5 है, 5 में से 1 गया तो बना 4, 11 और 4 15 हो गया, तो ये यहाँ पे बैलेंस कर रहा है हमारी सब डिमांड को, 15 हो गया। इसी तरह ये यहाँ से इसको भी बैलेंस करेगा। यहाँ पर ये 4 है और यहाँ पर ये 5 है, 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 7 8 9 10 10 और ये 15 प्लस होके आपस में बन जाएगा 25। तो ये इस तरह ये हमारी सप्लाई को भी बैलेंस कर रहा है। तो ये प्लस और माइनस एलोकेट भी इसलिए किए ताकि हम सप्लाई और डिमांड को भी एडजस्ट कर सकें। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये हमारा बन गया क्लोज लूप, इसमें हमने एलोकेशन भी कर दी और डिमांड सप्लाई को बैलेंस भी रख लिया। नाउ वी कंसिडर एंटरिंग वेरिएबल x31। अब जो हमारा एंटरिंग वेरिएबल होता है ना उसे हम थीटा का नाम दे देते हैं, थीटा। लेकिन अब इस थीटा की यानी x31 एंटरिंग वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, तो x थीटा की जो वैल्यू होती है ना वो मिनिमम वैल्यू होती है, लीस्ट वैल्यू होती है। तो लीस्ट वैल्यू हमें मिलेगी इस टेबल से, और लीस्ट वैल्यू वो वाली होगी जिनके ऊपर माइनस जो है वो एलोकेटेड है। अब माइनस कहाँ कहाँ एलोकेटेड है, इस 5 के ऊपर, इस 5 के ऊपर और इस 10 के ऊपर, यानी कि जो हमारी मिनिमम वैल्यूज़ हैं वो 5 5 और 10 बन रही है। अब इसमें से भी जो सबसे मिनिमम है वो हमारा होगा, वो हमारी बनेगी थीटा की वैल्यू। तो 5 थीटा की वैल्यू है, 5 लेस वैल्यू है, तो वही हमारी बन गई थीटा की वैल्यू। तो ये हमने थीटा की वैल्यू बना ली यहाँ पर, ये हमें थीटा की वैल्यू मिल गई। अब थीटा की वैल्यू की हेल्प से ही हम अब जो है मालूम करेंगे हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल लिविंग वेरिएबल फाइंड आउट करेंगे। अब दोबारा से जो हमारे सारे वेरिएबल्स है वो लिखेंगे, यानी x31 ये वाले वेरिएबल्स जो बेसिक वेरिएबल्स है वही लिखेंगे, और ये वाला हमारे पास बनता है x11 x12 x22 x24 एंड x34। अब x31 तो हमने कहा कि थीटा है और वो थीटा बराबर है 5 के। अब x11 जो है वो बराबर है 5 के, ठीक 5, लेकिन x11 पे हमने माइनस एलोकेट किया है, तो यानी कि यहाँ पर 5 के साथ माइनस आएगा, माइनस और माइनस करेंगे हम इन सब में से थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, 5 - 5 = 0। अब x12 हमारे पास क्या है 10,
लेकिन x12 के ऊपर साइन क्या एलोकेट किए, प्लस, तो हम प्लस लगाएंगे प्लस, और थीटा की वैल्यू 5 है, तो ये हमारे पास बन गया 15। इस तरह हम सबकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास बन जाएगा 0, 15, 0, 10 एंड 5। अब मैंने पूरी फाइंड आउट नहीं की, आप सिंपली इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे मैंने फाइंड आउट की। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ बन रही हैं। अब ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद यू विल चेक कि इनमें से सबसे कम वैल्यू कौन सी है। जो सबसे कम वैल्यू होगी वही हमारा लीविंग वेरिएबल होगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू सबसे कम है, दोनों 0 है, लेकिन हमें तो लीविंग एक चाहिए, दोनों को लीव नहीं कर सकते। तो हम जब ऐसी सिचुएशन में आ जाएं तो हमारी मर्ज़ी है कि हम इस वाले को लीविंग कर दें या इस वाले को लीविंग कर दें। सो इट्स अप टू यू, आप इन दोनों में से कौन सा लीविंग कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो आप न्यू टेबल बनाएंगे और इन दोनों में से कोई भी लीविंग कर देंगे, चाहे वो ये वाला कर दें चाहे ये वाला कर दें। अब इस स्टेप के बाद आप बनाते हैं दोबारा से टेबल। अब दोबारा से टेबल बनाएंगे, उसमें वैल्यूज़ जो है वो एलोकेट करेंगे, लेकिन अब एंटरिंग और लीविंग के हिसाब से, यानी जो अब टेबल बनेगा उसमें x31 आपका बेसिक के तौर पे ऐड होगा, और जो भी आप यहाँ से लीविंग चुनेंगे वो नॉन बेसिक के तौर पे लीव कर जाएगा, यानी कि वो नेक्स्ट टेबल में नॉन बेसिक बन जाएगा। एक फॉर सपोज हम यहाँ से लीविंग दोनों 0 है तो हम x11 को यहाँ पे लीविंग चूज़ कर लेते हैं। तो लीविंग चूज़ करने के बाद हम दोबारा से टेबल बनाएंगे। हमने दोबारा से टेबल बनाया और अब इन टेबल में हम वैल्यूज़ एलोकेट करेंगे जो हमने बेस एंटरिंग और लीविंग बनाया है उसके अकॉर्डिंग। अब जो 10x11 है वो हम लीविंग चूज़ कर चुके हैं, यानी कि ये अब नहीं आएगा। अब x2 की जगह वही वैल्यू आएगी जो हम पहले एलोकेट करके आए थे फर्स्ट स्टेप में नहीं, जो हम थीटा के थ्रू हम जो हमारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करके आए हैं ना, हम वो वाली वैल्यूज़ एलोकेट करेंगे। जैसे हमने इस स्टेप के थ्रू x11 का तो लिविंग कंसिडर कर लिया, तो वो तो लीव हो गया। अब x12 की जगह जो न्यू वैल्यू आएगी वो 15 आएगी, तो वैल्यूज़ एलोकेट करते हैं, ये हो गया 0। अब इसके अकॉर्डिंग जो x12 है हमारा 15 है, x22 हमारा 0 है, x12 हमारा 15 है और x22 हमारा 0 है। ये लूप में वैल्यू पहले ही थी, थीटा के थ्रू हमने फाइंड आउट नहीं की, तो इस लूप में ये जो वैल्यू है इसकी, ये वही वैल्यू रहेगी 15, और इस वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया है 10, और ये वाली वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है 5। यहाँ पे वैल्यू x34 की वैल्यू लिखी हुई है 5, ये हमने यहाँ पे वैल्यूज़ एलोकेट कर ली। अब x, क्योंकि अब ये एंटरिंग वेरिएबल बना है तो इसकी वैल्यू जो है वो थीटा के अकॉर्डिंग हमारी आई है 5, तो x31 की जगह सब हमारे पास आएगा 5। सो चेंज देखे टेबल में कि पहले हमारा ये बेसिक था, ये नॉन बेसिक था, अब ये बेसिक बन गया, ये नॉन बेसिक बन गया। इस तरह हमने आइट्रेशन की और न्यू टेबल बनाया जो कि इम्प्रूव्ड टेबल है। अब हम दोबारा से चेक करेंगे कि इसकी कॉस्ट में, इस टेबल के अकॉर्डिंग कॉस्ट और जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बनाया था उसकी कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है। तो कॉस्ट मालूम करने का वही तरीका है कि हम क्या करेंगे, जेड रो में क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स हैं हम उन्हें उनकी कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ये 15 है, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सबको आपस में ऐड करते जाएंगे, और ये 07 से मल्टीप्लाई होगा, 15 9 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह ये सारे मल्टीप्लाई हैं, 15 9 से, और 10 20 से मल्टीप्लाई होगा, और 5 18 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो मल्टीप्लाई होने के बाद ये जो हमारे पास कॉस्ट बनेगी वो बनेगी 475, ऑलमोस्ट इतनी कॉस्ट बनेगी डॉलर्स, ठीक है। यानी कि अब कॉस्ट में चेंज आया है, कितना चेंज आया है, जो पहले हमारी कॉस्ट बन रही थी वो 520 बन रही थी, अब इम्प्रूव टेबल के अकॉर्डिंग हमारी कॉस्ट जो है वो और भी कम हो रही है। यानी कि अगर हम इस रूट के थ्रू x31 के थ्रू जो है वो शिपिंग करते हैं तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज़ हो रही है, और वो किस हद तक मिनिमाइज़ हो रही है, 520 से 475 हो गई है। लेकिन हमें फिर चेक करना है कि क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं, और वो चेक करने के लिए आप दोबारा से बेसिक वेरिएबल्स फाइंड आउट करेंगे, नॉन बेसिक वेरिएबल्स फाइंड आउट करेंगे, फिर जेड रो बनाएंगे और देखेंगे कि क्या ऑप्टिमिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कैसे, क्या जेड रो के सारे एलिमेंट्स जो हैं, सारे वेरिएबल्स जो हैं वो नेगेटिव हैं, क्योंकि मिनिमाइजेशन का सवाल है। अगर उनमें एक भी पॉजिटिव होगा तो दोबारा से हम ये सारा स्टेप करेंगे। सो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें अभी भी ये ऑप्टिमल नहीं है, हमारी जेड रो जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, अभी भी उसमें एक वैल्यू जो है वो पॉजिटिव बचती है, आई गेस 4 या 3। सो हम दोबारा से ये सारा स्टेप करेंगे और सवाल को एंड करेंगे। सो मैं यहीं तक कर रही हूँ, आई होप इट्स क्लियर इनफ, क्योंकि मैं और ज़्यादा पूरा सवाल सॉल्व करूँगी तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी बिल्कुल इसी तरह होगा, एक सेकंड टेबल बनेगा लास्ट में जो कि आपका ऑप्टिमल होगा और वहीं पर आपका सवाल एंड होगा। लेकिन जो जितना स्टेप हमने किया है ये एक दफ़ा दोबारा होगा, फिर ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।